हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका आईटीआई हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। मतलब कह रहा है कि जो एटम होता है उसका व्यास कितना होता है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आप लोग? इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10⁻18 मीटर्स एटम का डायमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन। मतलब कह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, 62.5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, नन। तो बच्चों क्या होता है कि एक जो चार्ज होता है उस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, या इसको कह सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता हिंदी में, और इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी का उल्टा क्या है? करंट डेंसिटी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, नन है। तो देखिए कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। कंडक्टिविटी की महो पर मीटर होती है। इंसुलेटर हैव डैश डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है जो आपका कुचालक है, अचालक है, उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, वो क्या होता है? 0 होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, नन होता है। तो बच्चों इंसुलेटर में जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है और कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निगेटिव। अगर आपसे सेमीकंडक्टर का भी पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? निगेटिव। चलिए वही क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर है, महो पर मीटर है, महोमीटर है, नन। तो बच्चों मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? महो पर मीटर। एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसकी यूनिट होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा है। एनर्जी की यूनिट होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, स्ट्रेंथ करंट की होती है, नन। तो बच्चों एम्पियर जो आवर होती है, ठीक है, एम्पियर आवर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं एम्पियर आवर जो आपकी बैटरी की रेटिंग होती है उसको भी एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी दोनों चीज़ आपको पता चल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस क्या करता है बच्चों? ये
फ्लक्स को स्थापित होने में विरोध करता है, मतलब फ्लक्स का विरोध करता है। इसको क्या करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट पूछ रहा है, एम्पियर टर्न पर वेबर होगी, वेबर पर एम्पियर टर्न होगी, वेबर होगी, नन होगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर। और बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, रिलेक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमेंस होता है। ठीक है, परमेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बी एच कर्व इज यूज टू फाइंड द एमएमएफ ऑफ इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, कह रहा है कि जो बी एच कर्व है उसका प्रयोग करते हैं एमएमएफ फाइंड करने के लिए। कहाँ पर, एयर गैप में, आयरन पार्ट में, बोथ एयर गैप और आयरन पार्ट, नन। तो बच्चों जो बी एच कर्व होता है वो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका आयरन से बना हुआ पार्ट होता है उसमें इसका एमएमएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आयरन पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर शुड हैव लार्ज हिस्टोलिसिस लूप। ठीक है, कह रहा है द मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होगा, हिस्टोलिसिस लूप कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, सकरा होना चाहिए, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, नैरो होना चाहिए, सकरा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के क्वेश्चंस लाता हूं जो कि आप किसी भी कंपटीशन में उठा के देख लीजिए, कई बार पूछे गए। तो मेरे चैनल को कोशिश करिएगा पूरा देखा करिए, जिससे आपकी तैयारी होगी अच्छे से। नहीं देखेंगे तो नहीं तैयारी होगी। द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल इज गिवन बाय। ठीक है, दो कॉइल हैं उनके बीच में अगर हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो क्या होगा, एल ए एल बी। एल ए मतलब क्या है, पहली कॉइल का इंडक्टेंस है, एल बी मतलब दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस है। एल ए अपॉन एल बी, अंडर रूट एल ए एल बी, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, थर्ड बिल्कुल सही है, अंडर रूट एल ए अपॉन एल बी, एल ए एल बी। निकेल आयरन बैटरीज आर यूज्ड इन। कह रहा है कि जो निकेल आयरन बैटरीज होती हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है, स्टार्टिंग ऑफ कार इंजन, कार इंजन को स्टार्टिंग करने के लिए, हॉस्पिटल एज अ इमरजेंसी सप्लाई, हॉस्पिटल में क्या करें, इमरजेंसी सप्लाई के तरह यूज़ करते हैं, सब मरीज में यूज़ करते हैं, रेलवे ट्रेन लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, रेलवे ट्रेन लाइटिंग सिस्टम में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका जो होता है आयरन निकल बैटरी जो होती हैं ये आपका सबमरीन में यूज़ होती हैं। एम्पियर आवर इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड सेल इज। कह रहा है जो लेड एसिड सेल होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है बच्चों, 25% होती है, 50% होती है, 75% होती है, 90% होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 90%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ डायरेक्ट करंट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे, इसमें दिमाग लगाना है। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो T = 1/f करेंगे तो जब f की वैल्यू 1/0 हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन अ डीसी सर्किट इज ω/L 1/ω/L 0 कैन नॉट से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = 2πfL होता है
और जब एफ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है द क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल इज गिवन बाय, किसी कॉइल का क्यू फैक्टर हम लोग कैसे उसकी उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछ रहा है। आर अपॉन एक्सएल होता है, 1 अपॉन एक्सएल होता है, 1 बाई आर होता है, एक्सएल बाई आर होता है। जो क्यू फैक्टर होता है वो एक्सएल बाई आर होता है। डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ अ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इज, एल बाई सी आर होगा, आर एल बाई सी होगा, एल बाई सी होगा, आर बाई एल होगा। तो डायनेमिक इम्पीडेंस क्या होता है, एल बाई सी आर होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि अब आपका कंपटीशन केवल आईटीआई के बच्चों से नहीं है, अब टीजी2 में बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले भी आईटीआई करके भरते हैं, इसलिए थोड़ा आपका आईटीआई का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो कोशिश करिए कि डिप्लोमा तक के सिलेबस तक की कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में डिप्लोमा लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ट्रायंगल कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जो पावर ट्रायंगल होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, पावर फैक्टर के बारे में, केवीए के बारे में, केवीआर के बारे में। तो जो बच्चों पावर ट्रायंगल होता है ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आपका ऑल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल डीसी मशीन जनरली हैव डैश डैश पोल्स, कह रहा है कि जो आपकी स्मॉल डीसी मशीन होती है उसमें पोल्स कितने होते हैं, लगभग 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं। तो जो स्मॉल मशीन होती है उसमें मोस्टली जो पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर इज मेड ऑफ, कह रहा है कम्यूटेटर किसका बना होता है। देखिए कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। कम्यूटेटर जो होता है इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी जनरेटर के केस में। डीसी मोटर के केस में एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है और ये क्या करता है, धारा को भी कलेक्ट करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसमें आंसर क्या होगा, हार्ड रॉक कॉपर। कॉस्ट आयरन क्या होता है, कॉस्ट आयरन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, योग बनाने में करते हैं। किसमें, योग बनाने में करते हैं, ठीक है। छोटी मशीनों का योग बनाने के लिए हम लोग कॉस्ट आयरन का प्रयोग करते हैं और बड़ी मशीनों के लिए कॉस्ट स्टील। कुछ बुकों में आपको रोल्ड स्टील भी देंगे, तो रोल्ड स्टील भी सही है और कॉस्ट स्टील भी सही है। सिलिकॉन स्टील जो आपको दिया है इसका प्रयोग हम लोग आर्मेचर को बनाने में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल्स की बात कर रहा है। इंटरपोल्स आर कनेक्टेड डैट डैश, ठीक है। देखिए इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा ऑप्शन देख लेते, चलिए इसके बारे में भी और बता देते हैं आपको। इन सीरीज टू आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में। इन पैरेलल टू आर्मेचर, आर्मेचर के पैरेलल में। इन पैरेलल टू योग, योग के पैरेलल में नन। तो बच्चों इंटरपोल जो होता है इसका कनेक्शन जो हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में करते हैं। अब देखिए इसका फंडा समझिए, इंटरपोल्स क्या होता है। इंटरपोल्स को हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। ये क्या करता है, अपने अतिरिक्त फ्लक्स को जनरेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर
के जो फ्लक्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंटरपोज का प्रयोग करते हैं। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का भी प्रयोग हम लोग करते हैं आप आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए डीसी जनरेटर के बारे में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने डीसी जनरेटर का एक पूरा लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें एक एक पॉइंट मैंने बताया है, जिसको देखने से आपका डीसी जनरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर? 93%, 96%, 89.8%, 90.2%। तो इन्होंने क्या दिया है, 96%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DOCC, OCC मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। OCC मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, OCC का फुल फॉर्म ऑफ अ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड इट्स डेड डैश कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है कि जो OCC कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डीसी जनरेटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को भी कहा जाता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, नो लोड सैचुरेशन और परफॉर्मेंस। तो बच्चों OCC को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड सैचुरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है। ठीक है, तो सर्किट ओपन मतलब क्या, नो लोड, लोड नहीं है। ठीक, तो बच्चों आंसर ये होगा। कह रहा है द डमी कॉइल इन डीसी मशीन आर यूजफुल टू, मतलब कह रहे डमी कॉइल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, मतलब डीसी मशीन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए, रिड्यूस मशीन कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट को कम करने के लिए, सुधारने के लिए, मैकेनिकली बैलेंस आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। द डीसी जनरेटर दैट हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज जनरेटर होता है उसका सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीरीज जनरेटर। जो सीरीज जनरेटर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है। अब आप लोग पूछेंगे, मन में आएगा वीडियो देखने के बाद कि सर सबसे अच्छा किसका होता है? तो बच्चों सबसे अच्छा आपका शंट जनरेटर का होता है। सबसे अच्छा किसका होता है? शंट जनरेटर का होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, उस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कह रहा है व्हाट इज़ द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। कह रहा है डीसी जनरेटर की मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है बच्चों? VI अपॉन मैकेनिकल पावर सप्लाई। ठीक है, VI तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी। VI अपॉन EGIG, ये भी नहीं होगा। EGIG अपॉन मैकेनिकल पावर सप्लाई। देखिए ध्यान से दिमाग लगा के समझिए। देखिए EGIG क्या होता है, आर्मेचर में जो जो पावर, मैकेनिकल पावर जनरेट होती है वो क्या होती है, EGIG होती है। कुछ बुकों में आपको EIA मिलेगा। ठीक है, कुछ बुकों में आपको EIA मिलेगा, वो भी सही है। तो देखिए ये आपका आउटपुट पावर हो जाएगी, और जो आप मैकेनिकल पावर आउटपुट इनपुट दोगे वो इनपुट पावर हो जाएगी। तो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर आपको क्या मिल रही है, EGIG या EIA। ठीक है, तो और इनपुट पावर क्या, मैकेनिकल पावर सप्लाई हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये हो जाएगा EGIG अपॉन मैकेनिकल पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप इन डीसी मोटर इज।
मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू, कह रहा है जो मैकेनिकल पावर होगी वो डीसी मोटर में मैक्सिमम कब होगी, जब जो बैक ईएमएफ किसके बराबर होगा, वोल्टेज सप्लाई के। कौन सी कंडीशन होगी, ट्वाइस के, मतलब वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज क्या होगा आपका, दुगना हो, आधा हो, 1/3 हो, नन। तो बच्चों मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, EB इज इक्वल टू V/2 होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब सप्लाई वोल्टेज जब आधा होगा उसकी वैल्यू बैक ईएमएफ के, तब आपकी क्या होगी, मैकेनिकल पावर डेवलप ज़्यादा होगी। ठीक है, डीसी मोटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ बैक ईएमएफ ऑफ अ शंट मोटर विल बी इंक्रीज व्हेन, ठीक है, बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी कब, द लोड इज इंक्रीज, मतलब लोड जब बढ़ेगा, द फील्ड इज वीकेंड, जब फील्ड कमज़ोर होगी, फील्ड इज स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक, तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है। ठीक, इसमें पहले लगा लें, इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग इंजीनियरिंग बड़े प्यार से समझिए और फन की तरह समझिए, तभी समझ में आएगी। रट्टा मारेंगे कभी समझ में नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ सीरीज मोटर विल ओवर स्पीड वन, कह रहा है सीरीज मोटर ओवर स्पीड कब होगी, द लोड इज इंक्रीज, मतलब लोड को बढ़ा देंगे, द फील्ड इज ओपनड, फील्ड को ओपन कर देंगे, द आर्मेचर सर्किट इज ओपन, आर्मेचर सर्किट ओपन हो गया, द लोड इज रिमूव्ड। देखिए पहले समझ लीजिए डीसी सीरीज मोटर के बारे में। देखिए सीरीज मोटर ऐसी मोटर है जिसका टार्क सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ख़राब होता है, पुअरेस्ट होता है। ठीक, अब डीसी मोटर का स्पीड रेगुलेशन भी क्या होता है, सबसे ख़राब होता है, ये भी समझ लीजिए, स्पीड रेगुलेशन भी इसका सबसे ख़राब होता है। ठीक है, अब क्या है कि डीसी मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, स्पीड कब होगी, वो स्पीड कब होगी, द लोड इज रिमूव, जब लोड को हम हटा देंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। द डैश मोटर इज यूज टू स्टार्ट हैविंग लोड्स, मतलब कौन सी ऐसी मोटर है जो स्टार्ट मतलब हैवी लोड्स को स्टार्ट करने में यूज़ होती है, सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, कंपाउंड और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज इन अ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, स्पीड पे, फ्लक्स पे, आर्मेचर करंट पे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्पीड पे। देखिए भले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लाता हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि बच्चों इसमें कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ अ डीसी मोटर इज ऑफन ड्यू टू, मतलब क्या आ रहा है कि ओवर हीटिंग क्यों होती है, किस कारण होती है, इनसफिशिएंट इंड पे, ठीक है, लूज पार्ट्स, मतलब पार्ट्स आपके लूज होंगे, ओवरलोड्स, रफ कम्यूटेशन, मतलब खराब, रफ मतलब क्या होता है, खराब कम्यूटेशन। तो बच्चों आंसर क्या है, जब ओवरलोड्स होगा तभी हीटिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी वोल्टेज, नन। ये बच्चों क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या कमेंट में आंसर देते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी पर मीटर स्क्वायर, कोई भी मान नहीं होती, हेनरी पर मीटर हेनरी। तो बच्चों इसकी जो यूनिट क्या होती, कोई नहीं होती। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कोई भी मान नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज की माप निम्न मात्रक द्वारा की जाती है, वोल्ट,
माइक्रोवोल्ट, किलोवोल्ट, मिलीवोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किलोवोल्ट। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है ईवी इंटू आईवी, ईवी इंटू आईवी इंटू कॉस फाई, ईवी आईवी साइन फाइन 0। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है 0 होती है, 1/2 LI स्क्वायर होती है, 1/2 LI स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है, अंडर रूट 1/2 LI स्क्वायर होती है। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से शुष्क सेल हैं: वोल्टाइक सेल, लेग्रांजी सेल, लेड एक्यूमुलेटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टाइक सेल। एसी के आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है √2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, नन होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1/√2 होता है। एलसी परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होती है 1/2 पाई अंडर LC, 1/2 पाई अंडर LC बाई C, 1/2 पाई अंडर LC, 1/2 पाई अंडर C अपॉन L। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिपथ में गैल्वेनोमीटर G में धारा शून्य होने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बच्चों इसकी कंडीशन क्या होती है? इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लगेगा, ठीक है। क्या होगा? R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सर्वाधिक कम है? अभ्रक की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, मैग्नीन की। तो बच्चों आंसर क्या होगा? देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। उसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है। उसके बाद सोना आता है। तो प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा सप्लाई वोल्टेज का रूप गुणांक होता है सदैव अनंत होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, 0 होगा। तो बच्चों क्या होगा? 1 होगा। बच्चों आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि 2024 में चुनाव है और वैकेंसी बम्पर आने वाली है, इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे वीडियोस को जो देखिए इसको शेयर भी करिए जिससे आपकी अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। चालकता के समान है चुंबकशीलता, धारणीयता, प्रतिरोधकता, नन। तो क्या होगा? चालकता के समान क्या होगा? चुंबकशीलता होगी, जिसको हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, तो कुल धारा कितनी होगी? I1 प्लस I2 होगी, √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होगा, I1 माइनस I2 होगा, I1 तथा I2 का सदिश योग होगा। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, I1 और I2 का सदिश योग होगा। शाखा का कंडक्टेंस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 1/R, R/Z, Z²/R, R/Z²। तो बच्चों आंसर क्या होगा? R/Z²। समांतर परिपथ में धारा अनुनाद की अवस्था होगी L/C इज इक्वल टू Z², C/L इज इक्वल टू Z², L/C इक्वल टू R², L/C इक्वल टू Z² माइनस XL²। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अनुनादी आवृत्ति के समांतर अनुनाद परिपथ में Q गुणांक होगा 1/R √1/C,
1/r इक्वल टू √L/c 2FL/r CR/L। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रेणी अनुनाद में आवृत्ति धारा वक्र रूप पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या है? पहला सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के मध्य प्रतिरोध होता है। 1 ओम होता है, 50 ओम होता है, 0 ओम होता है, अनंत होता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होगा बच्चा, वो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। ट्रांसफार्मर का कोर लॉस समानता होता है 1% से 30%, 10% से 15%, 25% से 30%, 40% से 50%। तो बच्चों कोर लॉसेस क्या होता है? 1% से 3% होता है। और देखिए कोर लॉसेस क्या होती हैं बच्चों? फिक्स होती हैं। इनका लोड पे डिपेंड ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। ये कहाँ होंगी? कोर में होंगी। इनको आयरन लॉसेस भी करते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट से निकालते हैं। ये सब पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्यावर्तक की सिंक्रोनाइजिंग विधि है। डार्क लैम्प मेथड है, ब्राइट लैम्प मेथड है, सिंक्रोनोस्कोप है, ऑल। तो बच्चों ये तीनों मेथड हैं आपके, ठीक है। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रिकला प्रेरण मोटर का टार्क समानुपाती होता है √E के E² 1/2 E के। तो बच्चों E² के होता है। आपको अगर इंडक्शन मोटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है शॉर्ट टाइम में, तो मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैंने इंडक्शन मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी बताए हैं और थ्योरी को शॉर्ट टर्म्स में बताया है। उसको जरूर देखिए आप लोग। वायु गैप में एयर गैप पावर के पदों में रोटर कॉपर हानियाँ तथा विकसित यांत्रिक शक्ति होते हैं। SPG तथा 1-SPG, 1-SPG तथा SPG, PG तथा PG/S, PGS तथा PGS, PG 1-S। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। PG कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? S/1S, 1-S हो जाएगा। दो पोल्स के मध्य सैग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WL² 2T, WL² 8T, WL² 16T, नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप पूरे वीडियो को देखा करिए, मेहनत से पढ़ा करिए और निश्चित तौर से आपकी अच्छे से सफलता प्राप्त होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म डैश द्वारा बनी होती है। वुड की बनी होती है, RCC की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया था आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। थैंक यू।